हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम पारिस्थितिकी के टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर हम और कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मतलब 2013 से लेकर 19 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इसके टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करिए कि आप इन 50 के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ देखो, अपने आप को टेस्ट करिए कि आप कितना कुछ अभी कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा या फिर कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप खुद में अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक टेस्ट की तरह भी इस पेपर को आप ले सकते हैं, या फिर आप इन्हें याद करने के थ्रू भी ले सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से आप इसके साथ डील करते हैं, परंतु 50 के 50 क्वेश्चन कोशिश करिए कि आपसे बने। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बाढ़ के बाद नदी का किनारा अलग मृदा की बनावट में पाया जाता है। आपने देखा होगा, सपोज ये एक नदी हो गई और जब इसमें से बाढ़ आ जाती है तो यहाँ पर किनारे पर एक अलग प्रकार की मृदा जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, सिर्फ ये पूछा गया तो उसे हम बोलते हैं क्या, साइंस की भाषा में गाद कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीलगिरी के पेड़, ठीक है, जो नीलगिरी का आपने पेड़ देखा होगा, तो नीलगिरी के पेड़ वाहित मल, ठीक है, वाहित मल तालाबों के किनारों दिशाओं में लगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब तालाब के दोनों दिशाओं में लगाए जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है, सपोज ये पूरा एक तालाब हो गया और इसमें वाहित मल बहकर आता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, इस तालाब के आइट साइड पेड़ लगा दिए जाते हैं। वो भी किसके पेड़, नीलगिरी के पेड़। तो ये नीलगिरी के पेड़ क्या काम करता है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा कि मुक्तेश जल का अवशोषण कर वायु में शुद्ध जलवाष्प निर्मुक्त करता है। मतलब नीलगिरी के पेड़ क्या होते हैं कि जो वाहित मल आया है, ठीक है, तालाब में, उसमें से क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा और उसे वाष्पित कर देगा, निर्मुक्त कर देगा और शुद्ध कर देगा। इसलिए जहाँ पर वाहित मल बहता है उस तालाब के आसपास नीलगिरी के पेड़ लगा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 181वें नंबर का कि मृदा के मुख्य घटक क्या है। ठीक है, तो जो मिट्टी होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर सेल कण और ह्यूमस। सेल कण मतलब छोटे छोटे मिट्टी के कण हो जाएंगे, और ह्यूमस मतलब हो जाएगा जो भी आपने खाद डाला या फिर मिट्टी डाली, पेड़ पौधे जो गल कर मिट्टी बनती है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। तो मृदा में मुख्य घटक क्या होते हैं, तो सेल कण होते हैं और ह्यूमस होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि हरी पत्तियां और हरे युवा तने भी सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ खाद्य तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब ये बोला गया है कि सिंपल, ये अगर एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ये क्या करता है, तो ये हरी पत्तियां हो या हरा तना हो, वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ पानी से मिलाकर क्या बनाते हैं, खाद्य पदार्थ, मतलब खुद का भोजन बनाते कौन, पेड़ पौधे। तो इसे क्या कहा जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये हमसे पूछा गया। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 184, ठीक है, कि सूक्ष्म जीव मृदा पौधों का भरण कर निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा पौधों का भरण कर निर्माण करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव मृदा और पौधों का भरण कर, मतलब पौधों को गलाकर क्या बनाते हैं, तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, कोई जीव जंतु मर गया या फिर जितनी भी पेड़ पत्ती पौधे हैं तो उन्हें गलाकर ह्यूमस में बदल देता है कौन, तो सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 185 नंबर का कि पृथ्वी पर विद्यमान कई किस्मों के जीव इसे निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर कई प्रकार के जो जीव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं जैव विविधता। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक, मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे रहेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु रहेंगे, बड़े बड़े जानवर रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, तो जैव विविधता बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर का कि एक जल चक्र की घटना का अनुक्रम है। ठीक है, तो एक जल चक्र की घटना कैसे होती है ये हमसे बोला गया। तो सबसे पहले तो कन्फर्म है, वाष्पन होता है, वाष्पन के बाद संघनन होगा, और संघनन के बाद क्या होगी, वर्षा हो जाएगी। तो सबसे पहले पानी का वाष्पन होता है, फिर संघनन होता है जिससे वो बादल बनते हैं।
उसके बाद वर्षण होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि 187 नंबर का है कि वन अधिकारी वन के कुछ पशुओं की उपस्थिति की पहचान करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वनों में आपने देखा होगा कि जो भी पशु रहते हैं, शेर, चीता, बाघ, इनकी जनगणना होती है। तो यहाँ पर यही बोला कि वन के जो अधिकारी होते हैं वो पशुओं की उपस्थिति की पहचान किस प्रकार से करते हैं, तो उनका मल, जो जानवर होते हैं उनके मल और उसके पदचिन्ह के द्वारा पता करते हैं कि उस जंगल में कौन से जानवर है, और मल को देखकर यह पता लगा लिया जाता है कि कितने दिन पहले वह जानवर वहाँ से गया है। ठीक है, तो कोई भी वन अधिकारी हो या वन सर्वेक्षण जब होता है या जानवरों की जनगणना जब होती है, तो जो जंगल होते हैं वहाँ पर जो भी जानवर का मल पाया जाता है उस आधार पर और उनके पद चिन्ह के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि वह कौन से जीव का मल है और वह जीव कितने दिन पहले वहाँ से गया है और कितने जीव गए हैं पैरों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 188 के निम्न में से कौन सा एक वन का उत्पादन नहीं है। ठीक है, मतलब इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि वन का उत्पादन नहीं है, मतलब वन से नहीं मिलता। तो जो मिट्टी का तेल और डीजल वन से हमें प्राप्त नहीं होता है। मिट्टी का तेल और डीजल हम किससे निकालते हैं, तो पृथ्वी से निकालते हैं। मतलब अंदर हम ये बोल सकते हैं कि समुद्र से निकाला जाता है, नीचे सेल के नीचे से। अगला क्वेश्चन है कि हवा, पानी और मौसम की क्रियाओं द्वारा, ठीक है, तो हवा, पानी और मौसम की क्रियाओं द्वारा चट्टान के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। तो हवा, पानी और मौसम की क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अपक्षयण। ठीक है, अपक्षयण कहलाती है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर का कि सबसे सामान्य प्रकार का रेशा है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमसे सबसे सामान्य प्रकार का रेशा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की माथ रेशम। ठीक है, तो जो माथ रेशम होता है वह सबसे सामान्य प्रकार का रेशम होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा क्या राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 191 नंबर का कि मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तन करने की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तन करने की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी कार्बनीकरण। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर की कोई भी मृत वनस्पति है, मान लो पेड़ पौधे हैं, जब वह मर जाते हैं तो कोयले में जब परिवर्तन होता है तो कोयला होता क्या है, तो कार्बन होता है, तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, कार्बनीकरण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सूक्ष्म जीव जो मृत एवं क्षयमान पदार्थ खाते हैं, वह छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि मृत मतलब मरे हुए और क्षयमान पदार्थ खाते हैं जिनका अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सूक्ष्मजीव जो मृत और क्षयमान पदार्थ खाते हैं और उनका क्या करते हैं, तो अनुकरण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सेप्रोफाइटिक पोषण कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक पोषण, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए 4R सिद्धांत का पालन किया गया है। ठीक है, मतलब देखो 4R मीन्स इस प्रकार से 4R की बात हो रही है, तो पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किस 4R सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, तो ये वाले R से आ जाएगा रिड्यूस मतलब होता है कम करना, रीयूज़ मतलब फिर से यूज़ करना, रिसाइकिल, ठीक है, मतलब उसे गलाना, और रिकवर मतलब हम ये बोल सकते हैं ख़राब हो गया तो उसे वापस करना। तो 4R का मतलब होता है रीयूज़, ठीक है, सॉरी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 194 नंबर का क्वेश्चन कि अमरबेल मेजबान की कीमती पोषकों से वंचित कर देता है। मतलब अमरबेल जिस भी पेड़ पर पाया जाता है उसे पोषक तत्वों से क्या कर देता है, वंचित कर देता है, इसलिए अमरबेल को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अमरबेल को क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है, क्योंकि वो जिस जीव पर या फिर जिस पेड़ पर उगती है उस पेड़ की पूरी पोषक तत्वों को छीन लेती है, मतलब नष्ट कर देती है।
अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है, ठीक है, मतलब वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है, तो वाष्प उत्सर्जन जल चक्र में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि तालाब में क्या भरा है, जल भरा है, पहले ये वाष्पित होगा, वाष्पित के बाद फिर पानी बनकर नीचे गिर जाएगा बादल बनकर, ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन जल चक्र की प्रक्रिया में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि रामू बढ़ते पौधों के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो रामू नामक एक व्यक्ति है वह बढ़ते पौधों रामू बढ़ते पौधों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल मृदा किस प्रकार को ज्ञात करने के लिए एक योजना कर रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रामू एक पेड़ लगाना चाहता है या पौधा लगाना चाहता है और उसे कौन सी मृदा की आवश्यकता पड़ेगी और कौन सी मृदा सबसे बेस्ट होगी। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि किसी क्षेत्र से मृदा का संग्रहण किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो, मतलब ऐसी मिट्टी वो लाना चाहता है जो कि पेड़ को सारे पोषक तत्व मिले और सबसे अच्छा साबित हो। तो घास और पेड़ों के क्षेत्र वाली मिट्टी कौन सी लाना पड़ेगा, घास और पेड़ों के क्षेत्र वाली मिट्टी जिसमें ह्यूमस की मात्रा होगी, और ह्यूमस मतलब उसमें अधिकतर पोषक तत्व पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ये कि एक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व इनमें से किससे होता है, ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सूर्य के पास रहती है, सूर्य से उत्पादक को मिलती है, उत्पादक मतलब हो जाएगा यहाँ पर हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे किसको देते हैं, शाकाहारी तक पहुँचेगी ऊर्जा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा बकरी, गाय, ये शाकाहारी, और शाकाहारी से कहाँ जाएंगे, मांसाहारी, और मांसाहारी से अपघटक मतलब फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले सूर्य के पास ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा जब प्राप्त हुई तो पेड़ पौधों ने ऊर्जा बनाई तो उसे उत्पादक बोलेंगे। शाकाहारी ने खाया पेड़ पौधों को, फिर शाकाहारी को मांसाहारी जानवरों ने खाया, फिर अपघटक वापस से मिट्टी में मिल गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल के पौधों में सल्क व सूल जैसी पत्तियां पाई जाती है, मतलब मरुस्थल में से रेतीली जगह, रेगिस्तान जो होता है वहाँ पर आपने नाम सुना होगा कैक्टस, नागफनी वगैरह पाए जाते हैं, तो उनका आकार स्पेशली कांटों के आकार का होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा कि वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए, ठीक है, तो उनका आकार जो होता है एक कांटों की तरह होता है, और क्यों होता है, तो वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ये वाला कि वन उन्मूलन के परिणाम जो जीवों के उत्तरजीविता की मुख्य खतरा है, ठीक है, तो वन उन्मूलन के परिणाम जो जीवों की उत्तरजीविता के लिए मुख्य खतरा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए, वन उन्मूलन मतलब वनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, मतलब तापमान बढ़ेगा, मृदा अपरदन भी बढ़ेगी, मृदा बह जाएगी, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अनावृष्टि भी होगी, मतलब कभी पता नहीं होगा कब वृष्टि होने वाली और अनावृष्टि भी होगी, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में असमर्थ है, ठीक है, मतलब पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में क्या है, असमर्थ है, अन्य जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं, मतलब ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में असमर्थ है, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे अमरबेल, तो अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो परजीवी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, मतलब ये चार ऑप्शन है और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला अगर पढ़ोगे तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये सही है, हमें गलत वाला छांटना है ना। तो अधिकतर जानवर स्वपोषी होते हैं, तो ये गलत है, उसने गलत ही पूछा है कि कौन सा गलत है इसमें से, मतलब सही नहीं है। तो अधिकतर जानवर स्वपोषी होते हैं, यहाँ तक कि हर एक जानवर परपोषी होता है, तो गलत कथन पूछा था और सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि, तो जो पेड़ है वह क्यों महत्वपूर्ण होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो अगर पहला ऑप्शन पढ़ोगे तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सामंजस्य बनाए रखते हैं, कौन, पेड़ पौधे, तो इसीलिए आवश्यक होते हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कृषि संयोजकों के लिए कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो कृषि है मतलब किसान कौन से उपकरण का प्रयोग करता है। तो हल का यूज़ भी करता है, कुदाल का यूज़ भी करता है, बीज का, कीप का और बीज पत्र सभी का यूज़ करता है कौन, किसान। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए सांद्रण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए सांद्रण के फलस्वरूप होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ रही है तो उसका क्या कारण है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो विश्वव्यापी तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान भी बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम में सहायता करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नारा है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सेकंड देखोगे तो प्लास्टिक को ना कहें। ठीक है, प्लास्टिक को ना कहें मतलब प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, यही नारा पर्यावरण के लिए रोकथाम के लिए सबसे आवश्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 201 नंबर का कि मृदा को उलट कर ढीला किया जाता है। ठीक है, मतलब प्लाऊ या कल्टीवेटरिंग की जाती है जो कि जड़ों को मृदा की गहराई में घुसने की अनुमति देती है। मतलब जब मिट्टी पलटा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, जड़ें बहुत गहराई तक जाएगी। जड़ों को मृदा की गहराई में क्यों घुसना चाहिए, जड़ को मृदा की गहराइयों में क्यों घुसना चाहिए, ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो देखोगे तो ढीली मृदा में जड़ें आसानी से सांस ले सकती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ढीली मृदा में केंचुए और सूक्ष्मजीव विकास कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और मृदा की ऊपरी परत पौधे की वृद्धि में सहायता करती है क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो ये भी सही है। मतलब तीनों के तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जाएगा कि निम्न में से किसका मिलान गलत है। तो यहाँ पर कौन सा मिलान गलत है ये पूछा है। तो देखो चिकनी मृदा और जैविक पदार्थ, जहाँ पर चिकनी मृदा होगी जैव पदार्थ होंगे तो वहाँ धान की खेती होगी, बिल्कुल सही है। जहाँ पर बालू और द्युमट होंगे तो वहाँ पर रुई की खेती होगी क्या, यहाँ पर तो होगी, बिल्कुल है। और चिकनी मृदा और धारण क्षमता अच्छी होगी तो गेहूँ भी होगा, मतलब यहाँ पर गलत कथन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्योटो प्रोटोकॉल देशों के बीच में किसके लिए हुआ था। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल एक संबंध है, ठीक है, सम्मेलन है, ये किसके लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 204 नंबर का कि सस्य अपवर्तन क्या है। ठीक है, तो जो सस्य अपवर्तन क्या है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण की वृद्धि के लिए क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के क्रम को फली वाली फसलों के साथ एकांतर किया जाता है। कहने का मतलब कि मान लो ये एक खेत है, यहाँ पर आपने गेहूँ उगा लिया, ठीक है, तो इस साल गेहूँ उगा लिया, अगली जो फसल होगी इसमें या तो आपको दलहनी फसल बोनी है, दलहनी फसल बोओगे तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहेगी क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ होती है उसमें राइजोबियम पाया जाता है जो कि वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके मिट्टी में मिला देता है। और शल्य क्रिया कहने का मतलब कि पौधों के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को वृद्धि करने को कहा जाता है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर का कि बारिश के पानी का संग्रहण सहायता करता है। ठीक है, तो जो बारिश के पानी का जो संग्रहण, अगर बारिश का पानी संग्रहित हो रहा है तो वह किस चीज़ में सहायता करता है। तो हम ये देखेंगे कि जल, ठीक है, जल तल के स्तर में क्या कर देता है, जो वर्षा का पानी होता है वो जल के स्तर को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है। तो भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, 2 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि मृदा की सतह पर हाथ से बीज प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो मृदा की सतह पर हाथ से बीज प्रकीर्णन क्या कहलाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा खेत है, ठीक है, खेत है, यहाँ पर हमने जुताई कर दी और हाथ से बीज को फेंक कर बोना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो राई होती है या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जो धनिया होता है उसे हम फेंक कर बोते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं छिटकाव। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि
नियमित अंतराल पर, ठीक है, नियमित अंतराल पर क्षेत्र में जल की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब हर 6 महीने 8 महीने, मतलब एक साल में क्या होता है, बारिश होती है, 4 महीने मतलब 3 महीने समथिंग बारिश होती है। तो हम बोल सकते हैं कि एक नियमित अंतराल के बाद पानी की जरूरत क्यों होती है, ठीक है, तो पौधों के आकार में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंचाई में कौन सी विधि जल के संरक्षण में सहायता करती है, ठीक है, तो सिंचाई में कौन सी विधि जल के संरक्षण में सहायता करती है, मतलब जल बचाना भी और सिंचाई भी हो जाना चाहिए। तो बूंद बूंद सिंचाई, मतलब ड्रिपिंग सिस्टम आपने नाम सुना होगा। तो ड्रिपिंग सिस्टम से कम पानी में अच्छे से अच्छी फसल उगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि खरपतवार को हटाने का सर्वश्रेष्ठ समय है, मतलब खरपतवार मीन्स हो जाएगा आपकी फसल में कचरा का उग जाना, चारा का उग जाना, तो उसे हटाने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है राइट आंसर कि उसमें जब पुष्प या फिर बीज उत्पन्न होने वाले होते हैं, जब पौधा बड़ा हो जाता है तब खरपतवार को हटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कौन करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हरे पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वे जो मृत वनस्पति और जानवरों को के ऊतकों का भोजन करते हैं, मतलब ऐसे जीव जो वनस्पति को भी खा लेते हैं और जो मरे जानवरों को भी खा लेते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस में बदलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें सूक्ष्म जीव या कवक कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव और जो कवक होते हैं ना, ये पेड़ पौधे हो जानवरों मरने के बाद उन्हें खा लेते हैं और ह्यूमस में बदल देते हैं, वो भी कौन? तो सूक्ष्म जीव और कवक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी भोजन श्रृंखला प्राकृतिक अस्तित्व में है, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा घास। घास को खाता है कौन? कीट। और कीट को कौन खाता है? मेंढक, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन है, ठीक है, तो ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है? तो CFC, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है किसको? ओजोन मंडल को या ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल क्षमता किसकी अधिकतम होती है, ठीक है, तो जल क्षमता किसकी अधिकतम होती है? तो शुद्ध जल की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़े निम्न में से कौन से कारक जीवी है, ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़े निम्न में से कौन से कारक जीवी है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर की परभक्षण और परजीविता। तो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़े निम्न में से कौन से कारक जीवी है, मतलब जीव है, ठीक है, तो परभक्षण ये किसी न किसी चीज़ को खाते हैं और परजीवी जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो ये क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि जीवी कारक है, मतलब खुद जीव है। परंतु पहला ऑप्शन देखोगे तो प्रकाश जीव के अंतर्गत नहीं आता, तो यहाँ दूसरे ऑप्शन में भी तापमान जीव के अंतर्गत नहीं आता और फोर्थ ऑप्शन में भी प्रकाश जीव के अंतर्गत नहीं आता। तो थर्ड है राइट आंसर कि परभक्षण और परजीविता जीव के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत हमारी हानिकारक खालिस्तान से रक्षा करती है। तो जो ओजोन परत है वो किससे रक्षा करती है हमारी? तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा राइट आंसर। अगला है कि फीता कृमि का द्वितीयक पोषक है तो सुअर, ठीक है, तो फीता कृमि का द्वितीयक पोषक क्या होता है? तो सुअर। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जल स्तर का अपक्षय खालिस्तान के कारण होता है, ठीक है, तो जल स्तर का अपक्षय मतलब जल स्तर कब गिरता है? जब अल्प वर्षा होती है तब जल स्तर गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि किस जीव को लोकप्रिय रूप से किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ की मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है, ठीक है, तो जो मृदा में उगने वाली फसल होती है उसकी उपयुक्तता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो उपरोक्त सभी पर, मतलब रंग पर, स्पर्श अनुभव पर और प्रकार पर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक ये कि कौन सा चरण वनों के
संरक्षण के लिए लिया जाना चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए हमें वन के संरक्षण के लिए, मतलब वनों को बचाने के लिए। ठीक है, तो पहला अगर देखोगे तो वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये भी सही है। वन आग को रोकना चाहिए, वन में जो आग लग जाती है उसे रोकना चाहिए, ये भी सही है। और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे तो एशियाटिक वन्य गधा कहाँ पाया जाता है? तो वन्य गधा जो होता है, जंगली गधा जिसे हम बोलते हैं, कहाँ पर पाया जाता है? तो कच्छ के रण में, मतलब गुजरात में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार यदि आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।